Hello students, welcome back. Today we are going to cover up the topic the French Revolution and the ideas of the nation. So let's start with the very first paragraph of page number 5 in your NCERT history. So let's do it. The first clear expression of nationalism came up with the फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो बहुत बड़ा लोगों के लिए प्रेरणा बना और इसने ये सिंबल बना दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए टू ब्रिंग अप द डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री और टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और टू ब्रिंग अप द चेंज इन द गवर्नमेंट। तो उसने जो है लोगों को प्रोत्साहित किया, ठीक है, और लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए कि उनके यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज आना चाहिए और एब्सोल्यूट मोनार्की जो है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब जिसमें राजा के पास अपना पावर होता है और वो किसी की नहीं सुनता, लोगों का कोई अधिकार नहीं होता है एब्सोल्यूट मोनार्की में। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम अप इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो फ्रांस के अंदर जो चेंजेस आए थे उसने लोगों की आंखें खोल दी, पूरी दुनिया के लोगों की आंखें खोल दी, ठीक है। और जो है फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से फ्रांस के अंदर जो पावर थी वो जो है मोनार्की से हटकर फ्रेंच लोगों के हाथों में आ गई थी। अब फ्रांस के अंदर ये सब चेंजेस हुए थे तो अब दुनिया पूरी देख रही थी फ्रांस को, ठीक है। तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि जब फ्रांस कर सकती है ये सब चेंजेस तो हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है फ्रांस के लोगों का ये भी मानना था कि जो फ्रांस की जो जनता है वो फ्रांस की जो डेस्टिनी है, फ्रांस की जो किस्मत है वो तय करेगी, ना कि कोई राजा तय करेगा। चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। द आइडियाज ऑफ ला पेट्रा द फादरलैंड एंड द ला सिटीजन emphasized the notion of united community enjoying equal rights under the constitution। अब फ्रांस का जो रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, उनको ये पता था कि अगर फ्रांस के अंदर चेंजेस लाने हैं तो फ्रांस के जो लोग हैं उन लोगों को एक साथ करना पड़ेगा, उनको यूनाइट करना पड़ेगा। और फ्रांस जो पहले जो छोटे छोटे टेरिटरीज में बटा हुआ था, ठीक है ना, उसको सबको एक साथ लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके फ्रांस के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं, तभी फ्रांस को जो है डेवलप किया जा सकता है या फिर फ्रांस को जो है चेंजेस लाया जा सकता है। यहाँ पे द आइडियाज़ ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है कि लोग जो हैं अपने आप को बहुत अलग मानते थे। जैसे कुछ अलग लोग हैं जो, जैसे कि अगर इंडिया की बात करें थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ऐसा हो जाए कि हरियाणा के जो लोग हैं वो अपने आप को यूँ कहें कि हम हरियाणा के हैं, हम लोग महाराष्ट्रियन की कभी मदद नहीं करेंगे, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो कहें कि हम गुजरातियों की मदद नहीं करेंगे, गुजरात के लोग ये कहें कि हम मध्य प्रदेश की मदद नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकता है, ठीक है। और इंडिया एज अ होल, हो सकता है ये स्टेट अपने अपने सेल्फ ग्रो कर जाएं, लेकिन ये इंडिया एज अ होल कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी लाने की बहुत ज़रूरत थी लोगों के अंदर, ठीक है। और जो लोग हैं उनको यूनाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए एक ला पेट्रा, या जैसे कि यहाँ पे भारत माता, तो भारत माता का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया गया था हिस्ट्री में, ताकि इंडिया के अंदर, ताकि लोग जो हैं उनको यूनाइट किया जा सके, ताकि हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ सके। तो सेम चीज़ यहाँ पे किया गया था। ला पेट्रा द फादर और द ला सिटी ऑन द सिटीजन, ये दोनों वर्ड्स का जो इस्तेमाल किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि लोगों को यूनाइट किया जा सके और जो वहाँ पे जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, उसको जो है एबॉलिश किया जा सके, मतलब ख़त्म किया जा सके। न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है उसने रिप्लेस कर दिया था फॉर्मल स्टैंडर्ड्स के जो फ्लैग्स थे उसको। फॉर्मल स्टैंडर्ड फ्लैग्स का मतलब होता है जो राजा जो था वो अपना फ्लैग वो इस्तेमाल कर रहा था जो उसके ख़ानदान का दर्शाता था, ठीक है, उसको हटा के फ्रांस के लोगों ने एक फ्रेंच फ्लैग को दर्शाया। देखिए फ्लैग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन यूनाइटिंग द पीपल को यूनाइट करने में, तो इसको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव बॉडी, जो स्टेट जनरल था वो सिटीजन्स के द्वारा, स्टेट जनरल के मतलब जिस तरह का पार्लियामेंट की तरह है,
अब उसमें जितने भी मेंबर थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे और उसका बाद में नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। नए नए गाने, न्यू हेम्स वर कंपोज, ओथ टेकन एंड मैटर कम्मेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in all and formulated uniform law for the citizen within the territory। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत नए नए देशभक्ति के गाने, बहुत नए नए ओथ्स, ठीक है, जैसे जैसे नेशनल एंथम हो गया, नेशनल एम्बलम आ गया, ठीक है, ओथ्स आ गई, हिम्स आ गए, गाने आ गए, सॉन्ग्स आ गए, ये सब चीज़ों को लोगों ने मतलब कि प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ताकि लोगों के अंदर से यूनिटी जो है उनके अंदर लाया जा सके। सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया और यूनिफॉर्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम है। फॉर एग्जांपल इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ये तरह आप समझने की कोशिश करिएगा। हरियाणा है, ठीक है, उसके बाद और एक है मध्य प्रदेश। अगर हरियाणा में दूसरी करेंसी चल रही है, ठीक है, और हरियाणा में वेट करने का जैसे किलो नहीं है, कुछ और है, ठीक है, कुछ और सिस्टम वहाँ चलता है, कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ फॉलो होते हैं, महाराष्ट्र में कोई और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, तो ये दोनों स्टेट जो है अपने आप को कभी भी सेम नहीं मान पाएंगी, ऐसा नहीं मान पाएंगी, ऐसा नहीं हो सकेगा कि कभी भी ये अपने आप को सेम या फिर ऐसा समझे कि ये दोनों एक ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन दोनों को सेम कराने के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अधिकार हरियाणा के लोगों को मिलेंगे वही अधिकार जो है महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों को ऐसा होल लेके चलती, तो इसीलिए सारे के सारे यूनिफॉर्म लॉ कर दिए गए थे, जिसकी वजह से सिटीजन जो है अपने आप को सेम मानने लगे, ठीक है, और यूनाइट होने लगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब है अगर किसी इंसान को हरियाणा से पंजाब में कोई माल बेचना है तो उसको जो है बहुत ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ मतलब वो पैसा देना पड़ता था, टैक्स के फॉर्म में उनको देना पड़ता था। तो उस चीज़ को हटा दिया गया कि अगर आप एक अपनी ही कंट्री के अंदर कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको कोई भी वो चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर को इंट्रोड्यूस किया गया, नापने की जो है और मेजर करने की जो सिस्टम है, क्योंकि अगर कोई केजी में नाप रहा है, कोई मन में नाप रहा है, कोई तोले में नाप रहा है, कोई किसी और चीज़ में नाप रहा है, कोई धड़ी में नाप रहा है, आलू है जो धड़ी में नाप रहा है, कोई केजी में नाप रहा है, तो इससे बड़ा कन्फ्यूजन होता था लोगों के बीच में कि भाई कि कितना धड़ी है। और यहाँ का लोग जब वहाँ पे कुछ खरीदने जाते तो धड़ी, किसी को धड़ी नहीं समझ में आती थी, किसी को केजी नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी को ग्राम नहीं समझ में आता, तो एक ही सिस्टम कर दिया गया वेट और मेजर का, ताकि लोगों के बीच में जो है वो ख़त्म हो जाए, वो जो भी कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो जाए और ट्रेड अच्छे से हो सके, बिजनेस अच्छे से हो सके। रीजनल डायलेक्ट्स वॉज डिस्करेज एंड फ्रांस as it was spoken and written in the Paris became the common language of the nation। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब है तो लोकल लैंग्वेज, जैसे कि इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो लोकल लैंग्वेज बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो सेम चीज़ फ्रांस के अंदर में किया गया, जो लोकल लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया ना, डिस्करेज मतलब कि बहुत तरीके से किया गया होगा डिस्करेज, ठीक है। और फ्रांस को जो है मेन लैंग्वेज वहाँ पे माना गया, ठीक है, और जो भी चीज़ें पब्लिश की जाती थी वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही पब्लिश किया जाने लगा वहाँ पर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of the Europe from the despotism, in other words to help the other people of Europe to become the nation। अब 1789 के बाद रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पर, और बहुत जो फ्रांस ने जो है आज़ादी गेन कर ली मोनार्की से, मोनार्की मतलब अपने राजा से आज़ादी गेन कर ली, और वहाँ पे कुछ हद तक जो है डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाने लगा और लोगों के पास लोगों का अधिकार आने लगा। अब यहाँ पे जो फ्रांस जो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने भी रेवोल्यूशन किया था, ठीक है, उनका अब ये मानना था, अब उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया था, और ये उनका मानना था कि जो फ्रांस का जो किस्मत है या फिर फ्रांस का जो मिशन है वो ये है कि वो जो यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं या फिर यूरोप के अंदर जितने भी लोग हैं उनको आज़ाद कराएं डेस्पोटिज़म से। डेस्पोटिज़म का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर, यानी कि रूढ़िवादी पावर, ठीक है, या मनमानी करने वाली पावर से उनको आज़ाद कराएं, ठीक है, और उन लोगों को एक नेशन स्टेट बनाएं और आज़ाद करा के उनको फ्री कर दें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक,
When the news of the event in the France reached the different cities of the Europe, student and the other members of the educated middle classes began setting up the Jacobin clubs. ठीक है, तो अब ये जितने ही जब फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, जब इसकी खबर दुनिया भर में लगने लगी तो यूरोप के जो यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया। अब जैकोबिन क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब है जहाँ पे लोग आज़ादी की बात करा करते थे, लोग डिस्कस किया करते थे कि कैसे हम गवर्नमेंट से छुटकारा पा सकते हैं, वह भी लोग अपने अधिकारों की बात किया करते थे। तो ये इस तरह का क्लब था। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे, ठीक है, उन्होंने कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी कैंपेन, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी शुरू की, ठीक है, जिससे कि उन्होंने जो है फ्रांस की आर्मी को अपनी कंट्री के अंदर इनवाइट किया कि आप हमारी कंट्री के अंदर आइए, हमें आज़ाद कराइए, क्योंकि आपने का भी यही उद्देश्य है और हम भी चाहते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएं, ठीक है। तो अब जो फ्रांस की जो आर्मी है, ठीक है, अब लोगों ने कहा कि फ्रांस की आर्मी को वेलकम किया लोगों ने, ठीक है, कि आप हमारे कंट्री के अंदर आइए, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ के अंदर में था कुछ हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, और मच ऑफ द इटली, क्योंकि इटली भी बहुत सारे हिस्सों में टूटा हुआ था थोड़ा सा, तो इटली के कुछ हिस्सों ने उसको बुलाया कि आप हमारी कंट्री के अंदर आ जाइए, ठीक है। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, ठीक है। और जैसे जैसे रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हो गई, रेवोल्यूशनरी वॉर का मतलब है कि लोगों की जो रेवोल्यूशन, जो आज़ादी चाहते हैं, जो आज़ादी की सोच रखते हैं, जो डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों ने राजा के खिलाफ वॉर करनी शुरू कर दी, ठीक है। और फ्रांस आर्मी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाती थी, ठीक है, उनको आज़ाद कराती थी, ठीक है, और वहाँ पे नेशनलिज्म की भावना लेकर जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि आर्मी जाती थी और एकदम से उन पे अटैक कर देती थी, ये सब लोग वहाँ पे आर्मी उन लोगों को जागरूक करती थी और अपने मोनार्की से उनकी जो गवर्नमेंट है उनसे लड़ने के लिए उनको आइडियाज़ और बहुत सारे टिप्स देती थी, हाँ, टिप्स, जस्ट टाइप ऑफ टिप्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। विद इन द वाइड स्वैथे ऑफ, वाइड स्वैथे मतलब कि बहुत बड़ा टेरिटरी, ठीक है, वाइड स्वैथे ऑफ द टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस की आर्मी, ठीक है, जब फ्रांस की आर्मी जब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जा रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे फ्रांस का जो राजा था वो नेपोलियन था, ठीक है ना। अब राजा किस संदर्भ में था, वो इस प्रकार से कि अब आपने ये होगा कि सोच रहे होंगे कि ये फ्रांस तो आज़ाद था, ठीक है ना। तो फ्रांस के अंदर सबसे पहले क्या मोनार्की थी, मोनार्की के बाद फिर वहाँ पे आई डेमोक्रेसी, ठीक है, वोटिंग हुई, ठीक है, और डेमोक्रेसी इतनी कारगर साबित नहीं हुई, तो फिर वहाँ पे जो मिलिट्री का जो जनरल था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे, वो राजा बन गया। अब फ्रांस में जो है डिक्टेटरशिप चल रही थी इस टाइम पर, ठीक है ना। तो वो जो उसकी कंट्री के अंदर उसने चेंजेस करे थे, तो उसने वही चेंजेस उन कंट्रीज़ में भी करना शुरू कर दिए जिस जिस कंट्री में उसने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सो थ्रू अ रिटर्न टू द मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डेस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अब नेपोलियन बोनापार्टी के आ जाने से फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी का खात्मा हो चुका था, डेमोक्रेसी दोबारा से ख़त्म हो चुकी थी, अब डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं था। अब वो फ्रांस वैसी कंट्री बन चुकी थी जो पहले थी, मतलब कि वही शासित लोगों का अधिकार छीन लिया गया था धीरे धीरे धीरे, लेकिन इस तरह से नहीं छीना था कि लोग फिर से बागी हो जाएं, ठीक है ना। So, but in the administrative field had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. उसने बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैं, जो पुराने जो काम तौर जैसे ऑफिस के अंदर जो काम होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो भी काम होता है उसको बहुत एफिशिएंट बनाया, बहुत रेशनल बनाया, ठीक है, और बहुत अच्छा बनाया, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करने लगे, ठीक है ना। अब वहाँ पे लोगों के अधिकार नहीं दिए जा रहे थे लोगों को, लेकिन लोग उसको पसंद कर रहे थे, इसलिए पसंद कर रहे थे क्योंकि उसने सिस्टम को काफ़ी दुरुस्त कर दिया था, ठीक है ना। और गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो चाहे मोनार्की की गवर्नमेंट हो, ठीक है, अगर लोगों के पास उनके अधिकार मतलब लोग सेटिस्फाइड हैं, लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो किसी को कोई गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है या फिर मोनार्की बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट अगर लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रही है तो लोगों को रेवोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को वोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोट लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि गवर्नमेंट काम नहीं करती है, इस वजह से वो वोट करते हैं। गवर्नमेंट अपना काम ठीक से करे तो वो गवर्नमेंट को चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ कह नहीं सकते क्या चीज़ अच्छी है या फिर क्या चीज़ बुरी है, लेकिन ज़्यादातर डेमोक्रेसी को ज़्यादा बेटर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
सो द बैक टू द टॉपिक, द सिविल कोड ऑफ 1804, इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, ठीक है। इस कोड के अंदर में उसने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया था। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर मतलब कि सेम तरह का वेट हर जगह एक ही चीज़ से नापा जाएगा, ठीक है, वो उसने लेकर आया था, ठीक है। और जो जन्म से अधिकार जो दिया जाता था लोगों को, वो छीन लिया उसने, कि जो भी, जैसे आप राजपूत फैमिली में पैदा हुए तो आपको ये अधिकार है, अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए तो आपको ये अधिकार है, ये सब छीन लिया। उसने बोला कि आपके कर्म के अनुसार आपका वो कोई भी चीज़ आपको दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा कि लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना शुरू किया और इक्वालिटी लेकर आया कि सबके सब बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लोग ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और लोग नहीं चाहते थे कि नेपोलियन बोनापार्टी को हटाया जाए, बहुत बात तक, ठीक है, जब तक थोड़ा सा दिक्कत नहीं हुई आगे। In the Dutch Republic, the Switzerland, in the Italy and the German, Napoleon simplified administration division abolished, ठीक है। तो डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, इटली में, ठीक है, उसने एबोलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम। देखिए फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि लोगों को ज़मीन दी जाती है, ठीक है, अगर वो राजा की खिदमत करता है। सपोज़ करिए कोई राजा के लिए काम कर रहा है, राजा के काम, वो काम स्पेशली अगर वो वॉर में, जंग में कर रहा है, अगर वो राजा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, राजा के लिए जंग लड़ रहा है, तो राजा उसको इनाम में गिफ्ट में जो है, या फिर किसी में भी समझ लीजिए, उसको ज़मीन उसको दे देता था। तो इस प्रकार के कुछ सिस्टम को उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। द फ्रीड द पीजन फ्रॉम सर्वडम, गुलामी, बंधुआ मजदूर, ठीक है, लोगों को ज़बरदस्ती पीट पीट के काम कराने वाला सिस्टम, या फिर लोगों को बंधुआ बना के अपने घर में कैद करके रख लेना, इस तरह के सिस्टम को उसने ख़त्म कर दिया। इन द टाउन टू गिल्ड, गिल्ड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, गिल्ड का मतलब होता है गिल्ड, रेस्ट्रिक्शन वॉज रिमूव्ड, है ना, उसको हटा दिया गया, ठीक है, जो भी रुकावट थी, ठीक है, बिजनेस करने के अंदर में, ठीक है, उस सबको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा किया गया ताकि बिजनेस बहुत आगे अच्छे से बढ़े। पीजन, आर्टिसन, वर्कर एंड द न्यू बिजनेसमैन, नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, एन्जॉयड अ न्यू फाउंड ऑफ फ्रीडम, ठीक है, उन्होंने ये जो पीजेंट थे, नए बिजनेसमैन थे, उनको ये फ्रीडम बहुत अच्छी लगने लगी, ठीक है। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ goods in particular began to realize यूनिफॉर्म लॉस, ठीक है। और ये जो बिजनेसमैन थे उनको दिखने लगा कि जो काम जो है बहुत बढ़िया से हो रहा है, यूनिफॉर्म सिस्टम है, ठीक है, और कुछ ही करेंसीज का इस्तेमाल हो। अच्छा, पहले जो है फ्रांस के अंदर या फिर पूरे यूरोप के अंदर एक ही कंट्री के अंदर 10-12 करेंसी का इस्तेमाल होता था। तो इस डिफरेंट करेंसी होने की वजह से लोगों को एक माल खरीदने में बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने अपनी करेंसी को भी कम करके 2 ही कर दी, ताकि लोगों का जो मूवमेंट है वो अच्छा हो जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और काफ़ी अच्छे से उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए इन द टर्म ऑफ बिजनेस। चलिए, तो इसका लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं अब। चलिए, तो नया लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड, ठीक है। जब ऐसा है कि लोगों ने उनको वेलकम किया, ठीक है, यूरोप के अंदर वो घुसे, अंदर जाते जा रहे थे यूरोप के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको वेलकम किया, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, ठीक है ना। अब क्यों नहीं पसंद किया वो देखेंगे आगे, ठीक है। Initially, in the many places such as the Holland, Switzerland, as well as the certain cities like the Brussels, Mainz, Milan and Warsaw. Warsaw बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे देखेंगे। The French armies were welcomed एज अ हार्बिंगर ऑफ द लिबर्टी, यानी कि दूत हैं, दूत बोलते हैं ना, भगवान के भेजे हुए वो हैं, आज़ादी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने तो माना कि ये जो फ्रांस की जो आर्मी है ये आज़ादी लेकर आ रहे हैं, भगवान है आज़ादी के, और ये हमें कंट्री के अंदर आएंगे, ठीक है, और हमें आज़ादी दिलाएंगे और चले जाएंगे। तो फ्रांस ने आधा काम किया, वो आए, उन्होंने आज़ादी दिलाई, पर वो गए नहीं वहाँ से, उन्होंने वहीं पर उनको कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रीज़न हो सकता है कि लोगों ने उनको नापसंद करना शुरू किया, क्योंकि वो दखलंदाजी ज़्यादा करने लगे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर में। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्सुकता, है ना, थोड़ी मतलब कि होता है ना एक्साइटमेंट, है ना। तो जो एक्साइटमेंट थी टर्न इनटू द हॉस्टिलिटी, ठीक है, जो उनकी मतलब कि एक्साइटमेंट थी कि भाई ये फ्रांस आर्मी आएगी, हमें आज़ादी दिलाएगी, ठीक है, वो धीरे धीरे नफरत में बदलनी शुरू हो गई, ठीक है, और लोगों को कैद सा लगने लगा। As it became clear that the new administrative arrangement did not go in hand with the political freedom, ठीक है। अब उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अरेंज किया था, ठीक है, लोगों को इसका एहसास होने लगा कि उनको जो है पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है,
ठीक है ना। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, वो कैसे, वो हम अभी पढ़ेंगे। इसके आगे का जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिक्कत हुई लोगों को, ठीक है। पहले तो लोगों ने उनको माना कि भैया मसीहा आ गया, ठीक है, आज़ादी का, ठीक है। बाद में लोगों की सोच जो है धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हुई। वो क्यों हुई, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया गया। सेंसरशिप, यानी कि आप राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप राजा के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकते, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। टीवी पे, न्यूज़ पे आप नहीं दिखा सकते, तो ये सेंसरशिप है। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है दूसरे देशों के लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कराया गया कि चलो हमारे साथ आर्मी में, ठीक है, ताकि हम दूसरे देशों को भी जीत सकें। तो लोग जो ज़बरदस्ती जो नहीं जाना चाहते थे वो उनको भी, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिससे की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको सामना करना पड़ा और उनको, लोगों को अच्छा नहीं लगा ये सब चीज़ें, तो इसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन को अपोज करना भी शुरू किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट कभी वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और ये वीडियो पूरा देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो, है ना। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा।